हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करना है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग अगर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे एलपी एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम हो, आरपीएफ एग्ज़ाम हो, सब में ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्प करने वाली है। इसके थ्रू हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनके किसी भी पदार्थ के बनने में उसके भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। जितनी भी अवस्था परिवर्तन होती हैं सब हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगर कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपको बताना है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहे हैं। द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पदार्थों का किण्वन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है? इसमें आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये क्या है आपका? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकृत लौह में जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम का तार का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा? निष्क्रियकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है? जब एक अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करता है, तब क्या बनता है? लवण बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। मान लो हमारे पास अम्ल है कोई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षार क्या है हमारे पास? NaOH। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन या निष्क्रियकरण। तो इसमें हमारा क्या बनेगा? एक तो आपका लवण बनेगा, तो लवण बन जाएगा हमारा NaCl। दूसरा क्या बनेगा? H2O, जल। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जब हमारा कोई भी ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है डायरेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडे का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस का क्यूब में पिघलना, तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन में क्या होता है? तो सब्लिमेशन में ठोस क्या होता है? डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। सब्लिमेशन यानी ठोस को पहले द्रव बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है? डायरेक्ट गैस में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो गैस होती है किस में परिवर्तित होती है? गैस होती है हमारी द्रव में परिवर्तन। तो हमारा क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इवापोरेशन क्या होता है? वेपराइजेशन। तो इवापोरेशन में क्या होता है? जो हमारा द्रव होता है क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। डिपोजिशन में क्या होता है? गैस हमारी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है? ठोस में, यानी कि सॉलिड में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो नया पदार्थ बन रहा है, उसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, गैस का उत्सर्जन मिल सकता है, रंग भी बदलने की प्रक्रिया मिल सकती है। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये सभी विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन। मैंने बताया जितनी भी अवस्था परिवर्तन होते हैं सब क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
जल का जलपात में परिवर्तन, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही से में परिवर्तन होना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यही हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपको बताना है, जितनी व्यवस्था परिवर्तित होती हैं सब क्या होती है? भौतिक परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता? दोस्तों ये किसका नियम कहता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये जो नियम दिया था तो किसने दिया था? एंटोनी लेवोसिये ने। एंटोनी लेवोसिये ने ये नियम दिया था। लेवोसिये ने ये नियम दिया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है? तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम को जो इसने प्रतिपादित किया था वो थे जोसेफ प्रोइस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उनके यव्यवी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। रासायनिक पदार्थ भिन्न तत्वों के परमाणुओं, द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन रासायनिक पदार्थ बनने के लिए परमाणुओं की छोटी संख्या पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो किसके अनुसार होता है ये? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। ये नियम किस नियम के साथ सहमति? ये नियम ये के नियम के साथ सहमति में है। तो किस नियम के सहमति में है? ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये है लगातार समानुपात के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो कहीं कहीं आपको ये लगातार समानुपात को देखने को मिलता है, तो वैसे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार नहीं होता है ये। तो लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर माना था, आयोग ने ऑप्शन नंबर इसका बी माना था, और लेकिन होना क्या चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण का। खैर से इस क्वेश्चन को मैं देख लूँगा एक बार। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होना चाहिए, लेकिन जो आयोग के जो जारी की गई थी आंसर कुंजी, तो उसमें बी ऑप्शन था। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को मैं देख लूँगा, अगर आपको पूरी तरीके से मैं तभी बताऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।